प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या जिसको थेल्स का प्रमेय कहते हैं या प्रमेय 6.1 या उसी को हमने बीपीटी कहा था, इसको हमने पढ़ लिया था। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे जो हमने आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय पढ़ा था उसका विलोम क्या है उसको देखेंगे। उसको एकदम से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले क्रियाकलाप से उसको समझेंगे और उसके बाद फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम दे देते ABC। इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, ऐसी रेखा हमने खींची DE, तब उस स्थिति में क्या होता है कि अगर हम BC के समांतर यहाँ पर खींच रहे DE, इसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचते हैं और ये रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेद करती है, तो जब समांतर हमको बोलता है तो हम सिद्ध करते थे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमको प्रमेय में दिया रहता था और इसको हमको सिद्ध करना होता था। अब इसका उल्टा, इसका मतलब क्या होगा आप समझ जाएंगे इस बात से कि उल्टे का मतलब ये होगा कि अब आपको ये जो है ये आपको दिया है या दिया रहेगा और ये आपको दिखाना पड़ेगा। उल्टे का मतलब यही है, विलोम का मतलब यही है कि अभी आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय में आपको ये बोला जाता था कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो ये जो रेखा है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम ये हो जाएगा कि अगर कोई रेखा है और वो रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तब हमको ये दिखाना पड़ेगा विलोम में कि जो रेखा हम खींचते हैं वो BC के समांतर होती है। बात को समझ रहे हैं आप? आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय में आपको समांतर दिया है, आपको एक ही अनुपात में सिद्ध करना होता था। अब विलोम में क्या करेंगे कि आपको एक ही अनुपात में दिया रहेगा, आपको समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो है इसके ऊपर थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया। अब आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय जो है उसका विलोम हमको पढ़ना है और उसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 3 आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। अब ये जो क्रियाकलाप 3 है ये है क्या? तो इसके लिए हम एक कोण का निर्माण करते हैं, एक कोण बनाते हैं। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना लेता हूँ। ये हमने बना लिया एक कोण, यहाँ पर कोण A हो गया। यहाँ पर ये किरण है, इस किरण का नाम हम दे देते हैं X और ये दूसरी किरण है, इसका नाम हम दे देते हैं AY। तो इस तरह से हमारा जो कोण हो गया, ये कोण क्या हो गया? XAY या YAX, ये एक कोण हो गया। अब इस कोण को बनाने के बाद यहाँ पर ये जो AX किरण है, इस AX किरण पर समान दूरी पर हम कुछ बिंदु ले लेते हैं। जैसे ये इतनी दूरी पर लिया, फिर उतनी ही दूरी पर, इन्हें एक समान दूरी पर कुछ बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ बिंदु ले लिया, वो समान दूरी पर लेना है। जैसे यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए हमने इसको नाम दिया B1, इस बिंदु को नाम दिया B2, इस बिंदु को नाम दिया B3, इस बिंदु को नाम दिया B4 और इस बिंदु को नाम दिया B। यहाँ पर आप और भी बिंदु ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी आप जितनी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये आपको समान लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये AX किरण है, ये AX किरण पर हमने 5 बिंदु ले लिए। 5 से ज़्यादा भी बिंदु आप ले सकते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना कोण यहाँ बनाया आप उतना ही बनाओ, इससे कम कोण भी आप बना सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो अभी आपको रिजल्ट जो है वो एक जैसा ही मिलेगा, जो हम समझना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। उसी प्रकार AY जो किरण है, इस AY किरण पर भी हम कुछ बिंदुओं को ले लेते हैं एक समान दूरी पर। अब जितनी दूरी यहाँ ली है ज़रूरी नहीं उतनी दूरी यहाँ लो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे दूरी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं इतनी दूरी पर ले लेता हूँ इस तरह से। पर दूरी एक बार जो आपने ले ली वो दूरी समान आपको रखना है। इधर जो आपने दूरी ली ये भी आपको समान रखना है, इधर जो आपने दूरी ली इसको भी आपको कैसा रखना है? समान रखना है। तो ये हमने ले लिए 5 बिंदु। इसका नाम दे देते हैं C1, इसका नाम देते हैं C2, इसका नाम C3, इसका नाम देते हैं C4
और इस बिंदु का नाम देते हैं C। तो यहाँ पर हमको एक बिंदु B मिल रहा है, एक बिंदु C मिल रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दो बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा हो गई BC, इन दो बिंदुओं को मिला दिया, बिंदु B को और बिंदु C को। इन दो बिंदुओं को मिलाने पर हमारी रेखा हो गई BC। तो यहाँ पर BC को जैसे ही आपने मिलाया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक त्रिभुज बन गया। उस त्रिभुज का नाम क्या देख पा रहे हैं आप, ABC। ये एक त्रिभुज हो गया। अब क्या करते हैं, हम या तो बिंदु B1 C1 को मिला देते हैं, तो एक दूसरा त्रिभुज अपने आप बन जाएगा। एक त्रिभुज तो आपका ऑलरेडी बन गया है, उसका नाम है ABC। अगर हम B1 C1 को मिलाते हैं तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, AB1 C1। अगर आप B1 C1 को नहीं मिलाते, B2 C2 को मिलाते हैं, तो भी आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, AB2 C2। अगर आप B3 C3 को मिलाते हैं तो भी एक त्रिभुज बन सकता है, AB3 C3। अगर आप B4 C4 को मिलाते हैं तो आपका त्रिभुज बन जाएगा, AB4 C4। तो मैं पहले B1 C1 को मिला देता हूँ। ये मिला दिया। अब B1 C1 को मिलाने के बाद हमारे पास दो त्रिभुज आ गए, जैसा कि आप समझ गए। एक त्रिभुज हमारे पास कौन सा हो गया, एक तो हो गया त्रिभुज ABC बड़ा, व दूसरा त्रिभुज हो गया AB1 C1। इन दोनों में अगर आप देखते हैं, त्रिभुज ABC में आप देखें और त्रिभुज AB1 C1 में आप देखें, दो त्रिभुज हमारे पास हो गए। तो A से लेकर B1 जो है, A से लेकर B1 और B1 से B तक, A से लेकर B1 कितना भाग है, एक भाग है, बटे B1 से लेकर B तक कितने भाग है, 1 2 3 4 भाग है। उसी प्रकार A से लेकर C1 और C1 से C, A से लेकर C1 तक कितना भाग है, एक भाग है, और C1 से लेकर C तक कितना भाग है, 4 भाग है। इसका मतलब ये है कि AB1 बटे B1B, इसका मान भी 1/4 है, और AC1 बटे C1C, इसका मान भी 1/4 है। तो हम क्या कह सकते हैं, AB1 बटे B1B ये बराबर होगा AC1 बटे C1C के। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि दो त्रिभुज हमारे पास जो बने हुए हैं, ध्यान से इस बात को समझेंगे कि दो त्रिभुज हमारे पास बने हुए हैं। एक त्रिभुज है ABC और एक है AB1 C1। दोनों में हमने ये देखा है कि इसके बटे में इसको ले रहे AB1 और B1B, और AC1 बटे C1C, दोनों का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। और दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, इसका मतलब दो त्रिभुजों में जो भुजाओं का अनुपात आ रहा है, ये भुजाओं का अनुपात कब आ रहा है, जब हमने B1 C1 को मिलाया। तो भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो एक ही आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप चेक करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको समान मिलेगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, 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 ये समान मिलेगी। इसका मतलब ये है कि AB1 बटे B1B का जो मान है AC1 बटे C1C के मान के बराबर है। क्या कहा मैंने, AB1 बटे B1B का मान AC1 बटे C1C के मान के बराबर है। ऐसा कब आया है, जब हमने एक त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज ABC में एक और त्रिभुज हमने बनाया, तो दो त्रिभुज हमारे पास बन गए। तब उस स्थिति में भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आ रहा है। और साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं, दोनों का अनुपात 1/4 आया। और साथ ही साथ क्या देख पा रहे हैं हम, अगर आप देखेंगे, आप चेक करेंगे, आप इसको गिनेंगे, तो आप ये पाएंगे कि B1 C1 जो है ये BC के समांतर है, समांतर है BC के। ये तो एक बात हो गई। अब किसी ने कहा कि नहीं सर, हमको B1 C1 को नहीं मिलाना है, हमको मिलाना है B2 C2 को। तो आप खुद सोचिए, आप इसको मिटा देते हैं। मैं तो नहीं मिटा सकता, लेकिन आप इमेजिन करो कि आपने इसको मिटा दिया। अब आपने कहा कि नहीं B2 C2 को मिलाना है, तो B2 C2 को मिलाने से हमारे पास एक त्रिभुज तो फिक्स है, वो है ABC। अब दूसरा त्रिभुज क्या आ गया, AB2 C2। तब उस स्थिति में AB2
बटे B2B कितना होगा, AB2 बटे B2B, ये कितना होगा, AB2 यह है 2 भाग और B2B यह है 3 भाग, तो यह होगा 2/3। उसी प्रकार हम देखें AC2 बटे C2C, ये कितना होगा, ये भी होगा 2 भाग बटे 3 भाग, तो AC2 बटे C2C ये भी होगा 2/3। इसका मतलब ये है कि AB2 बटे B2B इसका जो अनुपात है, मतलब भुजाओं का जो अनुपात है AC2 बटे C2C भुजा के अनुपात के बराबर है। और साथ ही साथ आप चेक कर पाएंगे, आप देखेंगे जब गिनेंगे तो B2C2 समांतर मिलेगी आपको BC के, और B2C2 समांतर मिलेगी किसके, BC के। ये समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार आप क्या पता कर पाएंगे, इसी प्रकार आप पता करेंगे कि अगर आप B3C3 को मिलाते हैं तब AB3 बटे B3B ये किसके बराबर होगा, AC3 बटे C3C। और ये कितना मान होगा दोनों का, ये होगा AB3 3 भाग बटे 2 भाग, मतलब 3/2 होगा। और साथ ही साथ आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि B3C3 जो है ये B3C3 समांतर है BC के, B3C3 समांतर है BC के। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दे। एक और त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक तो बड़ा आपका ABC है ही, B4C4 को मिलाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, A से लेकर B4 तक 4 भाग है और B4 से B तक 1 भाग है, तो हमको यहाँ मिलेगा AB4 बटे B4B बराबर AC4 बटे C4C, और यह होगा 4/1, 4 भाग बटे 1 भाग। और साथ ही साथ B4C4 का जो मान है, या B4C4 जो है ये समांतर होगा किसके, BC के। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो BC है इस BC के समांतर B1C1 भी है, B2C2 भी है, B3C3 भी है, B4C4 भी है। ये समांतर कब आई, ये समांतर तब आई जब जो त्रिभुज हमने बनाए उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। हमने क्या किया, बड़ा त्रिभुज लिया और इस बड़े त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हमने ऐसी रेखा खींची जो त्रिभुज की भुजाओं को, जो बची हुई भुजाएं हैं, अगर बीचों बची हुई जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है तभी इसके समांतर ये है। तो अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई रेखा अब इसमें किसी भी एक रेखा को मान के चलते, जैसे B1C1 को मान लो, तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अब ये जो BC रेखा है, त्रिभुज के 2 भुजाएं कौन सी है, AB और AC, तो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। कैसे, AB1 बटे B1B बराबर AC1 बटे C1C। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह रेखा मतलब कौन सी, वो रेखा है BC। वह रेखा, अब ये जो रेखा है इन 2 भुजाओं को AB और AC को, या ये वाली रेखा ले सकते हो, ये वाली रेखा ले सकते हो, ये वाली रेखा ले सकते हो, हम कोई एक रेखा लेकर चल रहे हैं। तो ये रेखा क्या कर रही है, 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तब ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के
समांतर होती है। और यही हमारा जो थेल्स प्रमेय है उसका विलोम है। थेल्स के प्रमेय में या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय में हमको ये बोलता था कि एक रेखा जो है हम ऐसी खींचते थे जो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रहती थी, तब वो रेखा क्या करती थी, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रेखा क्या कर रही है, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वो तीसरी रेखा के समांतर है। सीधे शब्दों में अगर ये कहे तो थेल्स के प्रमेय में हमको समांतर बोलता था तो एक ही अनुपात में सिद्ध करते थे, और थेल्स के प्रमेय के विलोम में हमको एक ही अनुपात में दिया है, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करें मतलब एक ही अनुपात में आपको दिया है त्रिभुज की भुजाओं को, और हमको सिद्ध क्या करना है कि वो तीसरी भुजा के समांतर है। तो आप क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से कि थेल्स के प्रमेय में क्या बोलता था कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा रहती थी, और वो रेखा क्या करती थी, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती थी। यहाँ पर एक रेखा ऐसी है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो तीसरी भुजा के उसको समांतर दिखाना है। तो ये थेल्स के प्रमेय का विलोम का कथन आ गया है। अच्छा, आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि ये जो है, जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज AB1C1 और ABC, इनका अंतर कैसे समान है, समांतर कैसे? तो आप इसको गिन के देखेंगे तो पता चलेगा। ये अंतर आप गिनेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, ये समान मिलेगा, मतलब समांतर हो जाएगा। तो अभी हम जो थेल्स के प्रमेय के विलोम का कथन है, जिसको अभी हमने लेकर आए, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो ये है थेल्स के प्रमेय के विलोम का कथन, या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम का कथन, या बीपीटी का विलोम इसको कहेंगे, या प्रमेय 6.1 का विलोम इसको हम कहेंगे। प्रमेय 6.2 है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, और उस त्रिभुज की, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, और एक रेखा लेते हैं। अब देखो, रेखा से मतलब ये है कि ये आगे कितनी भी जा सकती है, इसको आगे कितना भी आप बढ़ा सकते हैं, उसको हम रेखा कहेंगे। जो हमने इतना ही छोड़ दिया है, ये आगे भी जा सकते हैं, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो इस रेखा का नाम देता हूँ मैं DE। नहीं तो यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि सर ये तो रेखाखंड है, ये तो रेखा दिख ही नहीं रही है। तो ये रेखा है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया। तो ये जो रेखा है DE, ये रेखा DE क्या कर रही है, मतलब कोई रेखा बोल रहा है, प्रमेय में बोल रहा है कोई रेखा। तो ये रेखा है DE, ये क्या करती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मतलब इस भुजा को और इस भुजा को, ये रेखा क्या करती है, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ से लेकर A से लेकर D तक बटे D से लेकर B तक, मतलब AD बटे DB का जो मान होगा वो AE बटे EC के मान के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये रेखा क्या करती है, इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। और आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय में हम क्या करते थे, इसके समांतर हमको दिया रहता था, हमको अनुपात बराबर दिखाना पड़ता था। यहाँ अनुपात बराबर है, हमको DE को BC के समांतर दिखाना है। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि अनुपात आपको बराबर दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और हमको क्या सिद्ध करना है कि जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में ये जो रेखा DE है, रेखा DE ये क्या कर रही है, भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है।
तब क्या होगा, तब होगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये प्रश्न में ही बोला है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हो। अब हमको क्या सिद्ध करना है उसको भी देख लेते हैं। हमको सिद्ध ये करना है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो DE BC के समांतर है, तो DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, हमको इसको सिद्ध करना है। अब प्रमेय को सिद्ध करना है तो इसमें रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो DE को BC के समांतर तो हमको सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम क्या मान के चलते हैं कि DE जो है वो BC के समांतर है ही नहीं, क्योंकि हमको इसको सिद्ध करना है बराबर, ये समांतर सिद्ध करना है। और समांतर सिद्ध करना है तो अगर हम समांतर लेकर ही चलेंगे तो फिर समांतर सिद्ध क्या करेंगे, वो तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो AC है इस पर कोई अन्य बिंदु है मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं E डैश, और बिंदु जो E डैश है इसको D से मिलाते हैं तो यहाँ एक रेखा हो जाएगी। रेखा का मतलब आप आगे कितना भी बढ़ा सकते हो, ये एक रेखा हो गई डी। हम ये मान के चलते हैं कि DE डैश BC के समांतर है, हालांकि है तो नहीं, लेकिन हम एक विरोधाभास की स्थिति मानकर चलते हैं कि DE डैश BC के समांतर है, ये मानकर हम चलते हैं। क्योंकि DE BC के समांतर हम ये मानकर नहीं चलते हैं, क्योंकि वो तो सिद्ध करना है। अगर हम मानकर ही उसको चलेंगे तो फिर सिद्ध क्या करेंगे, इसीलिए हम DE डैश को BC के समांतर मान लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो रेखा AC है इस रेखा AC पर एक बिंदु E डैश हमने लिया और DE डैश को मिला दिया। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं कि भुजा AC पर बिंदु E डैश लेकर DE डैश को मिलाया, ये हमने रचना कर ली। अब हमको सिद्ध करना है तो हम इसके लिए मान के चलते हैं कि मान लो DE डैश जो है वो समांतर है BC के। और अब जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो DE डैश और BC दोनों समांतर हो, तो यहाँ पे हमने आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या थेल्स का प्रमेय पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो रेखा क्या करती है, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब अगर DE डैश और BC दोनों समांतर है, ऐसा हमने माना है तो है, DE डैश अगर BC के समांतर है तो AD बटे DB बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C के। हम लिखेंगे तब थेल्स प्रमेय से AD बटे DB ये बराबर होगी AE डैश बटे E डैश C के। समीकरण नंबर इसको नाम देते हैं 2। ठीक है, ये हमने नाम दिया, लेकिन हमने तो समीकरण 1 में कुछ और ही लेकर चले हैं, या ये हमको दिया है। अगर आप इसको समीकरण 1 नाम नहीं देते हैं, परंतु हमको तो क्या दिया हुआ, AD बटे DB ये बराबर है किसके, AE बटे EC के। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। परंतु हमको तो ये पता है, अब समीकरण 1 AD बटे DB बराबर है इसके, और समीकरण 2 जो है AD बटे DB बराबर है इसके, मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, AE डैश बटे E डैश C बराबर हो जाएगा AE बटे EC के।
मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। आप थोड़ा सा चित्र में अगर ध्यान देंगे तो ए ई डैश क्या है, ए ई डैश है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ई डैश, और ई डैश सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप ध्यान से समझना कि क्या ए ई डैश बटे ई डैश सी का मान ए ई मतलब ए से लेकर ई तक और ई सी मतलब ई से लेकर सी तक, क्या इसके बराबर होगा? ए ई डैश और ए ई दोनों को देखेंगे तो ए ई डैश और ए ई दोनों तो अलग अलग है। उसी प्रकार ई डैश सी जो है, ई डैश सी और ई सी ये दोनों भी अलग अलग है। जब ए ई डैश और ए ई अलग अलग है और ई डैश सी और ई सी दोनों अलग अलग है तो क्या इनका अनुपात आपस में बराबर होगा? क्या नहीं होगा। हाँ, इनका अनुपात आपस में बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब जो ई डैश है ये ई पर ही हो, मतलब ई डैश जो बिंदु हमने लिया है अलग से वो ई डैश अलग से ना हो, वो बिंदु ई पर ही हो। मतलब बिंदु ई डैश और ई जब दोनों संपाती होंगे तभी ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों आपस में बराबर हो। तो हम लिखेंगे यह तभी संभव है जब ई और ई डैश संपाती हो। और जब ई और ई डैश संपाती होंगे तब डी ई डैश का मान बराबर होगा डी ई के, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब डी ई और डी ई डैश दोनों बराबर हो जाएंगे तो डी ई डैश बराबर डी ई यहाँ रख देंगे। इसीलिए डी ई जो है वो समांतर होगा बी सी के। तो ये सिद्ध हुआ।